तेलंगाना लेकर चलेंगे। तेलंगाना के श्रीराज राजेश्वर स्वामी मंदिर की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना कर रहे हैं। पहले नंदी बाबा का आशीर्वाद और अब आप ये तस्वीरें देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तेलंगाना के श्रीराज राजेश्वर स्वामी मंदिर की। ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः रुद्राय नमः कालाय नमः करविकरणाय नमः बलविकरणाय नमः बलाय नमः बलप्रमथनाय नमः स्वरबोधमनाय नमः मनोन्मनाय नमः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्म सात लोकाः समस्ता। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना पहुंचे हैं चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन प्रचार से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राजा राजेश्वर स्वामी देवस्थानम में पहुंचे हुए हैं और यहां पर श्री राज राजेश्वर स्वामी मंदिर में पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले पूजा की है और इसके बाद चुनाव प्रचार के लिए निकलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन दिन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना से की। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिव भक्ति है जो समय समय पर यूं देखने को मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौका छोड़ते नहीं, जब भी उनके पास समय होता है तो वो मंदिर जाते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। और ये जो तस्वीरें वो तेलंगाना की खास तस्वीरें। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शेड्यूल जो है वो काफी हेक्टिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ तेलंगाना बल्कि आंध्र प्रदेश में भी चुनाव प्रचार करेंगे और आज चुनाव प्रचार से पहले दिन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में की है। श्री राजा राजेश्वर स्वामी देवस्थानम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है। वेमुलावाड़ा तेलंगाना, यहीं पर ये प्रसिद्ध मंदिर है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करने के लिए आज सुबह पहुंचे थे और अब यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकलेंगे चुनाव प्रचार के लिए। तो बड़ा प्रसिद्ध है ये देवस्थानम, लोगों की बहुत आस्था इस देवस्थानम में और यहीं इसी देवस्थानम में आज चुनाव प्रचार से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए। कैसे नंदी बाबा की पूजा अर्चना, उसके बाद शिवजी का आशीर्वाद लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो गौ सेवा करते हुए भी नजर आए। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 2024 आम चुनाव का दौर जारी है। 3 चरण की वोटिंग हो गई है और अब आने वाले चरणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज के दिन का फोकस जो है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पर रहने वाला है, क्योंकि इन्हीं राज्यों में अब आने वाले समय में चुनाव होना है। और सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं नीरज पांडे से। सबसे पहले तो ये बताइए नीरज, तेलंगाना में ये जो तस्वीरें देखने के लिए मिल रही हैं श्री राजा राजेश्वर स्वामी मंदिर की, बड़ी मान्यता इस मंदिर की, और आज वहीं पर पूजा अर्चना करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के लिए निकलेंगे। 2 राज्य जहां आज प्रचार की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभाल रहे हैं नीरज, तेलंगाना भी और आंध्र प्रदेश भी। देखिए रुमाना, पूरे दक्षिण भारत में इस मंदिर की बड़ी अपनी प्रतिष्ठा है। इस मंदिर में माना जाता है कि जो भी आप कामना करते हैं, जो भी कामना करके जाते हैं, खासकर राज का मंदिर है, यानी कि राजा जो राजपाट करने वाले लोग होते हैं उनका राजपाट बचा रहता है, उनका राजपाट ऐसे ही कंटिन्यू रहता है। ज़्यादातर लोग वहाँ जाते हैं तो इसी श्रद्धा के साथ जाते हैं कि आप हमें जो है
हमारी जो मनोकामना है उसको पूर्ण करेंगे और हमें सत्ता में बनाए रखेंगे। तो दरअसल ये सत्ता का मंदिर है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचे हैं और दक्षिण भारत में लगभग सभी लीडर्स, सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग वहाँ जाते हैं और इसकी आज से नहीं, बहुत लंबे समय से इस मंदिर की मान्यता है। तो आज प्रधानमंत्री का वहाँ जाना, इस मंदिर में वैसे भी प्रधानमंत्री का नेचर है रोमाना कि जहाँ जिस शहर में जाते हैं, जिस राज्य में जाते हैं, वहाँ के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल में उनका एक बार विजिट जरूर होता है। और ये आज कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तेलंगाना जब पहुँचे हैं तो वहाँ पर जब उस शहर में पहुँचे तो वहाँ पर अपने आप में एक बड़ा ये मंदिर है और उस मंदिर में दर्शन किए बिना वो अपने कार्यक्रम की कैसे शुरुआत कर सकते थे। तो ये पूरा प्लान होता है। हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश होती है कि जितने भी महत्वपूर्ण मंदिर, मठ, आपका गुरुद्वारे, जो भी महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हैं वहाँ ज़रूर जाएं। इसको इस तरह से भी आप जोड़कर देख सकती हैं रोमाना कि पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश में धार्मिक टूरिज्म यानी कि टेम्पल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी इस कदम को उन्होंने उठाया। चाहे आप देखिए काशी विश्वनाथ हो, अयोध्या हो, मथुरा हो, इसके अलावा केदारनाथ धाम का जीर्णोद्धार हो, चाहे आप उज्जैन मंदिर का कॉरिडोर हो, ये तमाम ऐसे निर्णय रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रयास रहा है कि धार्मिक जो पर्यटन है वो तेज़ी से बढ़े, क्योंकि इस देश में धर्म को मानने वालों की संख्या बहुत लंबी है, बहुत गहरी है और तमाम ऐसे हजारों करोड़ों लोग हैं जो हर साल सिर्फ ट्रैवल मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री का जिस मंदिर में जाना, जैसे हम लोग गए थे नासिक में कालाराम मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। जरा सुनाते हैं वहाँ जो मंत्रोच्चार हो रहा है। ये तस्वीरें आज सुबह की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना में श्री राजा राजेश्वर स्वामी मंदिर में पहुंचे हैं पूजा अर्चना करने के लिए, भगवान का आशीर्वाद लेकर। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से निकल गए हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो प्रचार को धार देते हुए नजर आएंगे, चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। नीरज पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए। नीरज, अगर तेलंगाना की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी के सामने चुनौती बड़ी 2019 के मुकाबले अपना प्रदर्शन और बेहतर करने की। हालांकि विधानसभा चुनाव जो अभी तेलंगाना में हुए वहां पर कांग्रेस को जो जबरदस्त जीत मिली है उसके बाद कहीं ना कहीं मनोबल पर असर राज्य स्तर पर बीजेपी के पड़ा है तेलंगाना में। नीरज, निश्चित रूप में तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी बड़ी संभावनाएं देखती है। 4 लोकसभा की सीटें अभी भाजपा के पास हैं। भाजपा इसे आगे बढ़ाकर 8 तक ले जाना चाहती है और भाजपा के कई सीनियर लीडर्स से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि हमारा जनाधार बड़ा है, हमारी ज़मीन वहाँ पे बड़ी हुई है और हम वहाँ पर इस नंबर को और आगे ले जाएंगे। फर्क इतना है कि पिछली बार जब 2019 में चुनाव लड़े थे तब उनके सामने जो चुनौती थी वो टीआरएस की थी, यानी कि अब जो बीआरएस हो गई है अब वो थी। इस बार की जो चुनौती है वो कांग्रेस है, लेकिन टीआरएस भी वोट काटेगी। तो 3 अब एक तरह से कह सकते हैं कि हर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। टीआरएस भी हो गई है, कांग्रेस भी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही, चूंकि उनकी राज्य में सरकार है और भारतीय जनता पार्टी स्टेक होल्डर वहाँ 4 लोकसभा सीटों के साथ है ही। तो भाजपा का देखना यह है कि क्या वही पैटर्न रहता है जिस पैटर्न में 2019 का चुनाव हुआ, यानी कि जनता ने राज्य में दूसरी सरकार चुनी लेकिन लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटों पर समर्थन दिया। अगर वही रहता है हिसाब किताब तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी अपनी न सिर्फ जमीन बचाने पर वहाँ कामयाब होगी बल्कि कुछ सीटें वहाँ बढ़ा भी सकती है। और आप विधानसभा चुनाव का अगर आप गौर करें तो विधानसभा चुनाव में उनके पास महज 1 विधायक हुआ करते थे, लेकिन आज उनके पास 8 विधायक हैं।
तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर वोट परसेंटेज भी विधानसभा चुनाव में उन्होंने बढ़ाया। भाजपा के पास लीडर्स की संख्या भी वहाँ पर बढ़ी है, जो दूसरी पार्टियों से आए कुछ सीनियर लीडर्स, मजबूत लीडर्स, उनको भी चुनाव मैदान में भाजपा ने उतारा है। तो कहने का मतलब ये है कि भाजपा तेलंगाना में, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 4 सीटें हैं, 4 सीट से चाहे एक ही सीट बढ़े, वो बढ़ना उसके लिए कमोबेश तय है। अब देखना ये है कि कांग्रेस उसमें कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। जी रुमाना, देखना ये भी दिलचस्प होगा कि ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भक्ति वाली तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, इससे कितनी वोट की शक्ति बीजेपी को मिलती है। तेलंगाना से ये तस्वीरें न सिर्फ तेलंगाना में बल्कि आंध्र प्रदेश में भी किस तरीके का इसका इंपैक्ट रहने वाला है, इस पर मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। नीरज, आप रहिए मेरे साथ, जरा रुक कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय भी इस वक्त मौजूद हैं। अभिषेक, इस बीच सबसे बड़ा सवाल इसको लेकर भी बना हुआ है, लोगों में क्यूरियोसिटी, कौतूहल बना हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है नामांकन कब दाखिल करेंगे। और 14 तारीख जिस तरीके से गंगा सप्तमी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से जब उनका सीधा रिश्ता जुड़ा तो खुद उनकी तरफ से कहा गया कि मैं ना आया हूं न लाया गया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया। ऐसे में गंगा सप्तमी वाले दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामांकन करना तय माना जाए काशी से। जी रोमाना, जानकारी यही है, सूत्र यही बताते हैं और तैयारियां भी उसी मुताबिक हो रही हैं। 14 मई के मुताबिक ही सारी तैयारियां वाराणसी में की जा रही हैं। उसके पहले एक पीएम भव्य रोड शो करेंगे, उसकी तैयारियां वहां पर हो रही हैं। प्रदेश संगठन जो है वहां पर बाकायदा इसको लेके मीटिंग हो चुकी है। वाराणसी का जो संगठन है उसकी भी मीटिंग हो चुकी है और ये इस रोड शो को बेहद ही भव्य बनाने की तैयारी। और देखिए, वाराणसी की बात नहीं है, पीएम के वाराणसी रोड शो करने का मतलब है पूर्वांचल में सीधा मैसेज होना। और पिछली बार भी देखा गया था 2022 के चुनाव में कि जिस तरह से वाराणसी में पीएम ने रोड शो किए थे उसका इंपैक्ट पूरे यूपी में गया था, विशेष तौर पर पूर्वांचल में गया था। तो इसीलिए ये बीजेपी की भी बहुत ही ज्यादा उम्मीदें लगी हुई हैं पीएम के नॉमिनेशन को लेकर के, पीएम के रोड शो को लेकर के, और उसी हिसाब से पूरी की पूरी तैयारियां की जा रही हैं और उसी हिसाब से पॉलिटिकल मैसेजिंग की जा रही है। जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जो बूथ हैं, 1,63,000 बूथ, आप सोचिए बूथ लेवल तक ये जानकारियां दी गई हैं कि पीएम का रोड शो होगा, उसके मद्देनजर क्या क्या तैयारियां करनी है। और ये तैयारियां सिर्फ वाराणसी के बूथों पर नहीं है, जहां जहां चुनाव बाकी हैं वहां के बूथों पर यह जानकारी दी गई है कि पीएम के इस रोड शो का, पीएम के इस नामांकन का जितना हो सके उतना आपको फायदा लेना है, क्योंकि इसका इंपैक्ट जो है बीजेपी ये मानती है इसका इंपैक्ट बहुत ही ज्यादा गहरा होने जा रहा है और इसीलिए इस पर निगाहें टिकी हुई हैं। तो मतलब कुल मिलाकर ये कहा जाएगा ना कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक सब कुछ बीजेपी की रणनीति में अगर टिका हुआ है तो उसकी धुरी नरेंद्र मोदी हैं और सब कुछ आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द ही सिमटता हुआ नजर आता है बीजेपी की इस चुनावी राजनीति में। एबीपी नेटवर्क के हमारे अखबार आनंद बाजार पत्रिका को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, टीएमसी भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है। टीएमसी के नेता पशु तस्करी से लेकर पॉन्जी स्कीम के जरिए भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं वो अगर बीजेपी में भी आए तो भी उनके खिलाफ जांच रुकी नहीं है। विपक्ष पर नहीं, भ्रष्टाचार पर एक्शन करती हैं एजेंसियां। संकीर्ण मानसिकता की वजह से ही लेफ्ट के 34 साल के राज में बंगाल में विकास रुक गया। पूरे देश को चुनाव आयोग पर भरोसा है, बस जब हार होती है तभी कांग्रेस को चुनाव आयोग में खोट नजर आती है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बातें जो इंटरव्यू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है उसमें सामने आई है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, मतलब कुल मिलाकर विपक्ष को ही बेनकाब करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो किया गया और बंगाल के संदर्भ में न सिर्फ टीएमसी बल्कि लेफ्ट का जो पुराना राज रहा उसको लेकर भी कहीं ना कहीं विपक्षी दलों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटघरे में खड़ा किया है। और अहम बातें क्या है इस इंटरव्यू की? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे इंटरव्यू में बहुत ही विस्तार से बात की, खासकर बंगाल को लेकर तो उन्होंने बहुत चर्चा की है। चाहे तृणमूल कांग्रेस
कांग्रेस के नेताओं की बात हो, चाहे वो लगातार जो नोट बरामद हो रहे हैं नेताओं के घर से उस पर बात हो, तृणमूल कांग्रेस के भ्रष्टाचार से लेकर तृणमूल कांग्रेस के जो वर्कर्स द्वारा हमले कराए जा रहे हैं वो उन पर विषय पे उन्होंने बात की। और साफ उन्होंने कहा है कि ईयर दर ईयर यानी कि साल दर साल जिस तरह से संकीर्ण मानसिकता के साथ राजनीति की गई उसकी वजह से इस देश का विकास रुका है, यानी कि ठहर गया है, उसको दूर करने की ज़रूरत है। यही नहीं, ममता बनर्जी पर उन्होंने पहली बार सीधा आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी खुद इतनी बड़ी नेता होने के बावजूद, इस राज्य की मुख्यमंत्री होने के बावजूद छोटे छोटे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और उनके सह पर इस पूरे राज्य में छोटे छोटे क्राइम, छोटा छोटा भ्रष्टाचार एक ऑर्गेनाइज वे में किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमतौर पर देखा जाता है कि वो मंचों से हमला तो करते हैं, लेकिन पहली बार उन्होंने आनंद बाजार पत्रिका जो हमारे एबीपी न्यूज नेटवर्क का हिस्सा है उस पर बातचीत करते हुए उसको एक विशेष इंटरव्यू में उन्होंने जिस तरह से छोटे छोटे मुद्दों, बहुत बेसिक मुद्दों पर टारगेट किया है और बात की है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। शुक्रिया आपका नीरज पांडे इस तमाम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन दक्षिण पर हैं। कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के श्री राजराजेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की है। उस समय की ये तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था में डूबे हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये पूजा अर्चना की और उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार के लिए निकल गए हैं। इस समय प्रधानमंत्री करीमनगर में चुनावी रैली कर रहे हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं। తెలంగాణలో మీరందరూ కూడా నా 10 సంవత్సరాల పనితీరు మీరు చూస్తా ఉన్నారు. మీ ఒక్క ఓటుతో ప్రపంచంలోనే 5వ పెద్ద ఆర్థిక దేశంగా తీర్చిదిద్దామంటే అది మీ ఒక్క ఓటు వల్ల. మీ ఒక్క ఓటు వల్ల ఇవాళ జమ్మూ కాశ్మీర్ భారతదేశంలో అంతర్భాగమని 370 ఆర్టికల్ రద్దు చేశామంటేనే అది మీ ఒక్క ఓటు వల్ల. అంతేకాదు ఇవాళ మీ ఓటు వల్ల డిఫెన్స్ నుంచి ఏదైతే దిగుమతి చేసుకున్నటువంటి ఆయుధాలు ఉన్నదో ఇవాళ ఎగుమతి చేసే స్థాయికి ఎదిగామంటే అది మీ ఓటు వల్ల. ఎవరు చేశారు? ఎవరు చేశారు? ఎవరు చేశారు? మోదీ కాదు, మీరందరూ కూడా ఓటు వేసి నన్ను గెలిపించడం వల్లనే అది సాధ్యమైంది. అది మీ ఓటే అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. बात हरियाणा की करते हैं। हरियाणा में करीब 2 महीने पहले मनोहर लाल खट्टर की जगह बीजेपी ने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया। सैनी सरकार ने विधानसभा में बहुमत साबित कर दिया, लेकिन चंद घंटे पहले हरियाणा में बड़ी सियासी हलचल देखने को मिली है। हरियाणा की राजनीति में इस वक्त बड़ी खबर यह मिल रही है कि 3 निर्दलीय विधायक कांग्रेस के साथ चले गए हैं। 3 विधायकों ने बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले लिया है। रणधीर गोलन, धर्मपाल गोंदर, इन्होंने अपना समर्थन वापस लिया है। सोमबीर सांगवान वो तीसरे निर्दलीय विधायक जिन्होंने अपना समर्थन बीजेपी सरकार से वापस ले लिया है। रणधीर गोलन, धर्मपाल गोंदर, सोमबीर सांगवान, इन तीनों निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस के साथ अपनी निष्ठा जो है अब वो जता दी है। और ऐसे में हरियाणा विधानसभा मौजूदा नंबर गेम क्या है, जरा अब ये भी आप जान लीजिए। क्या किसी तरीके का कोई खतरा है सैनी सरकार को? तो कुल मिलाकर इन आंकड़ों को देखकर आपको तस्वीर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। देखिए, कुल 88 सीटें हैं हरियाणा विधानसभा में। बीजेपी प्लस के पास 42 अभी नंबर है और कांग्रेस प्लस के पास 34 का नंबर है। अन्य 12 है जिसमें वो जेजेपी भी शामिल है जो पहले बीजेपी के साथ थी और जब समर्थन बीजेपी से वापस ले लिया उसने, उसके बाद ही ये हरियाणा की सियासत जो अभी पिछले 2 महीने पहले ही गरमाई थी। तो कुल मिलाकर ये है हरियाणा में विधानसभा का मौजूदा नंबर गेम। आगे बढ़ेंगे, कुछ और जानकारियां आपको देते हैं। हरियाणा सरकार पर संकट क्यों नहीं है, अब ये जान लीजिए आप। दरअसल अभी मार्च के महीने में फ्लोर टेस्ट हुआ था, तो मतलब 6 महीने तक तो विश्वास मत की जरूरत नहीं है। 2 सीटों पर उपचुनाव अभी होना है और इतना ही नहीं, इसी साल अक्टूबर नवंबर के महीने में हरियाणा में लोकसभा चुनाव भी हो रहा है। तो कुल मिलाकर सैनी सरकार के लिए या यूं कहें कि बीजेपी सरकार के लिए हरियाणा में फिलहाल कोई दिक्कत वाली बड़ी बात है नहीं। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन इस वक्त मौजूद है। सचिन, हरियाणा में राज्य सरकार के लिहाज से बीजेपी को कोई खास बड़ी दिक्कत है नहीं, लेकिन सवाल ये कि बीच चुनाव में, और वो भी तब जब ये हरियाणा में तो वोटिंग होनी है, उससे पहले अगर निर्दलीय इस तरीके से बीजेपी से समर्थन वापस लेकर कांग्रेस के पाले में जाते हुए दिख रहे हैं, तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी की मुश्किल बढ़ सकती है क्या? जी रोमाना, देखिए ये सारी डेवलपमेंट जो हरियाणा में हुई है इसके 2 मायने हैं। एक है पॉलिटिकल मैसेजिंग जो है
पॉलिटिकल मैसेज क्या जाता है इन 3 निर्दलीय विधायकों के कांग्रेस के साथ जाने से, तो कांग्रेस ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि हरियाणा में कांग्रेस जो है वो मजबूत हो रही है और बीजेपी जो है उसको छोड़ के विधायक जो हैं वो जा रहे हैं। पर क्या सरकार गिरेगी या नहीं गिरेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि संख्या बल के हिसाब से जो है बेशक बीजेपी लग रही है आज की डेट में कि माइनॉरिटी गवर्नमेंट जो है वो हो गई है, पर प्रैक्टिकली सरकार गिराना जो है कितना पॉसिबल है वो हमें देखना पड़ेगा। फ्लोर टेस्ट जो है अगर होता है तो वहाँ क्या होगा, क्योंकि पिछली बार जब सरकार ने बहुमत साबित किया था उसमें जेजेपी की भूमिका बड़ी अहम थी। जेजेपी के 10 विधायक हैं और जेजेपी के 10 विधायक जो हैं, जो व्हिप जो जेजेपी ने जारी किया था उनको एब्सेंट रहने के लिए कहा गया था। तो 90 विधायकों वाली असेंबली में 80 विधायक रह गए थे और बीजेपी के 41 एमएलए थे, तो ध्वनि मत से बीजेपी ने जो है विधानसभा में बहुमत साबित कर दिया था। हालांकि जो लिस्ट जो एमएलए की थी कांग्रेस बीजेपी के पास जिनका समर्थन था उसमें 41 बीजेपी के थे और 6 जो है निर्दलीय एमएलए थे और एक जो है गोपाल गोयल कांडा थे जो हरियाणा लोकहित पार्टी के हैं। तो बीजेपी के पास जो है ये समर्थकों का जो है एमएलए की सपोर्ट थी, पर अब जो है 3 विधायक जो हैं वो छिटक के कांग्रेस के पास चले गए हैं। रंजीत चौटाला जो इंडिपेंडेंट एमएलए थे वो जो है इस्तीफा दे चुके हैं। अब 2 इंडिपेंडेंट एमएलए जो हैं बीजेपी के पास हैं और गोपाल गोयल कांडा है, तो हाउस में बीजेपी के पास 43 एमएलए जो हैं बचते हैं अभी, क्योंकि हाउस की स्ट्रेंथ जो है वो 88 है। तो अगर 88 की स्ट्रेंथ पे अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो बीजेपी को 45 एमएलए जो हैं वो चाहिए बहुमत साबित करने के लिए। सचिन रहिए मेरे साथ। तो ये जो हरियाणा में सियासी हलचल हुई है, इसके बीच सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उनकी बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। वो कह रहे हैं कि हमारे संपर्क में भी बहुत से लोग हैं, मतलब कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करते हुए कि जो कांग्रेस के विधायक हैं या फिर जो अन्य जिसमें जेजेपी के भी विधायक शामिल हैं, उनकी ओर कहीं ना कहीं बिना नाम लिए इशारा कर रहे हैं खट्टर। चुनाव में आना जाना होता है, हमारे संपर्क में भी बहुत से लोग हैं, सुनिए। ये चुनाव का मौसम होता है, इधर उधर आने जाने का, बहुत से इन लोगों के भी संपर्क हमारे साथ बने हुए हैं। तो सुना आपने मनोहर लाल खट्टर को, कह रहे हैं कि चुनाव के समय में ऐसा आना जाना तो होता है, हमारे संपर्क में भी बहुत से लोग हैं। कुल मिलाकर एक बार फिर से हम रुख करते हैं, हमारे सहयोगी सचिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जरा जानते हैं सचिन से। बड़ी तस्वीर तो फिर यही उभर रही है ना सचिन, कि ये जो कुछ हो रहा है वो 24 लोकसभा चुनाव की सियासी बिसात पर शय और मात के खेल को अंजाम देने के लिए हो रहा है। जी बिल्कुल रोमाना, यही है, क्योंकि इसकी जो पॉलिटिकल संदेश जो है वो जाता है लोकसभा इलेक्शन से पहले, क्योंकि प्रैक्टिकली सरकार को कोई खतरा जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। और जिन एमएलए की जो हैं मनोहर लाल खट्टर बात कर रहे हैं कि कुछ हमारे संपर्क में भी हैं, तो ये बात किसी से छुपी नहीं है कि जननायक जनता पार्टी के कुछ विधायक जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। आजकल जब लोकसभा चुनाव का प्रचार चला है तो जेजेपी के कम से कम 6 विधायक जो हैं वो अपने को चुनाव प्रचार से दूर रख रहे हैं। तो ये बात जो है हरियाणा इसी का कहीं ना कहीं इशारा करते हुए मनोहर लाल खट्टर को आप सुन रहे थे। बहुत शुक्रिया सचिन आपका इस तमाम जानकारी के लिए।